यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का कॉमर्स विषय का जो इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र, इसका 6वां चैप्टर का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। कल हमने जाना था वर्गीकरण किसे कहते हैं। कल की वीडियो में हमने ये जान लिया था कि वर्गीकरण किसे कहते हैं और वर्गीकरण के आधार पर उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि समांकों को समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की क्रिया है क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। ये हमने कल जान लिया था। अब आज हम देखेंगे कि वर्गीकरण आखिर हम क्यों करते हैं, तो इसके क्या उद्देश्य है, क्या क्यों जरूरी है कि वर्गीकरण करें, हम अलग अलग वर्गों में बांटें। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सांख्यिकी सामग्री में वर्गीकरण में क्या होता है, सांख्यिकी सामग्री की जटिलता को दूर करके उसे सरल व संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सबसे पहला उद्देश्य हमारा हो गया कि वर्गीकरण में क्या रहता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल मटेरियल होता है, यानी कि मान लीजिए हम किसी भी क्षेत्र में एक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करते करते हमें कुछ मटेरियल मिला, कुछ सामग्री मिली, तो उस सामग्री को क्या होता है कि हम इकट्ठा करके अध्ययन नहीं कर सकते। उसका इकट्ठा करके उसके बारे में स्टडी करना थोड़ा टिपिकल काम रहता है, कठिन काम रहता है नहीं, और उसको हर कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण में सांख्यिकी सामग्री की जटिलता को यानी उस कठिनाइयों को दूर करके उसे सरल व संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हमारी भारत की जनगणना होती है, तो जनगणना के आपने देखे होंगे आंकड़े बहुत टिपिकल रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण ऐसे कर देते हैं लिंग के आधार पर। जैसे मान लीजिए हमने पुरुषों को अलग कर दिया, महिलाओं को अलग कर दिया, फिर उसमें बच्चों को अलग कर दिया, फिर उसमें साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं। ठीक है, इस आधार पर सबका वर्गीकरण कर देते हैं ताकि वो आम आदमी उसको समझ सके, समझने लायक हो जाए। पहला उद्देश्य हो गया सांख्यिकी सामग्री की जटिलता को दूर करके उसे सरल व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है कि वर्गीकरण में क्या होता है, समान विशेषता रखने वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा जाता है। समान विशेषता रखने वाले तत्वों का मतलब ये कि जो एक ही प्रकार की क्लासिफिकेशन वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में अलग अलग वर्ग के बच्चे हैं, कुछ कॉमर्स साइड से हैं, कुछ मैथ साइड से हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं, कुछ आर्ट वाले हैं, कुछ एग्रीकल्चर वाले हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, ये सब एक सी विशेषताएं वाले हैं। जैसे मान लीजिए कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के छात्र हैं, वाणिज्य वाले हैं वही कॉमर्स हो गए। इसके बाद आर्ट वाले हैं तो उनकी विशेषता है कि वो आर्ट ही पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, समान विशेषता रखने वाले तत्वों को एक वर्ग में रख देते हैं, जिससे तत्वों में पाई जाने वाली समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है। यानी कि उनमें अंतर और समापन एक सा हो जाता है, समानता और असमानता। दूसरा उद्देश्य होता है वर्गीकरण का। वर्गीकरण में क्या रहता है कि तथ्यों की समानता व सादृश्यता के आधार पर विभाजन करके उन्हें हम तुलना के योग्य भी बना लेते हैं। यानी कि इसके माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं किसी व्यक्ति की। ठीक है, जैसे हमने कुछ छात्रों को बांट दिया कि कुछ हमारे पढ़ने लिखने में होशियार है और कुछ पढ़ने लिखने में थोड़े से कमजोर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका हम वर्ग बना देते हैं। कमजोर छात्रों का थोड़ा अलग वर्ग बन जाता है और अधिक प्रतिभाशाली छात्रों का वर्ग अलग बन जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं कि कितने हमारे विद्यालय में कौन सी क्लास का बच्चा मॉनिटर बनने के काबिल है। ठीक है, तो उनको पद देने पड़ते ना, तो वो पद देने में काम में आता है। यानी कि तुलना की हम बना देते हैं वर्गीकरण। चौथा उद्देश्य होता है वर्गीकरण एक तर्कसंगत क्रिया है जिसके आगे व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग का मतलब ये है कि इसमें हर काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। वर्गीकरण हम ऐसे नहीं करते, वर्गीकरण करते हैं जो समानताओं के आधार पर एक से हों, प्रकृति में एक से हों, तो उनको क्या करते हैं, एक लॉजिकल तरीके से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना। तो वर्गीकरण का अर्थ जान लिया हमने, वर्गीकरण की विशेषता जान ली और वर्गीकरण के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब उद्देश्य भी जान चुके हैं। अब जानेंगे वर्गीकरण की मेथड्स, यानी कि वर्गीकरण की रीतियाँ कौन कौन सी हैं।
तो वर्गीकरण की सिंपल सी दो रीतियाँ बताई गई हैं हमारे बुक में। वर्गीकरण कितनी रीति बताइए? दो। पहली बताई गई है गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा बताया हमारा संख्यात्मक वर्गीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो गुणात्मक वर्गीकरण को इन्होंने पुनः दो वर्गों में बांट दिया, एक तो सरल वर्गीकरण और दूसरा बहुगुण वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको विस्तार से समझेंगे। पहले हम इसको जान लेते हैं कि गुणात्मक वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो गुणात्मक वर्गीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं या फिर उसके गुणों के आधार पर अगर हम उस चीज़ को डिवाइड करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो हमारा गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारी जनसंख्या का जो वर्गीकरण है ना, वो देखिए हम इस तरीके से करते हैं। जैसे जनसंख्या को हमने दो वर्गों में बांट दिया गुणों के आधार पर कि कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं, ठीक है, और कुछ शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित हैं। तो इस प्रकार का वर्गीकरण कहलाता है हमारा गुणात्मक वर्गीकरण। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं थोड़ी सी। जब तथ्यों को वर्णनात्मक गुणों या फिर विशेषताओं के आधार पर, जब तथ्यों को वर्णनात्मक गुणों या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने पहले लिख दिया है, जनसंख्या को जब हम ऐसे बांटते हैं स्त्री तथा पुरुष और शिक्षित तथा अशिक्षित, तो इसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये गुणात्मक वर्गीकरण आप समझ गए होंगे अच्छे से। यानी कि जब हम सांख्यिकी की सामग्री को उनके गुणों या विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं, तो उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण। अब इसका गुणात्मक वर्गीकरण का पहला इन्होंने प्रकार बताया है सरल वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण में क्या होता है कि जब किसी भी सांख्यिकी सामग्री को गुण की उपस्थिति को दर्शाने के लिए या फिर उसकी अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए जब हम उसको विभाजन करते हैं कि किसी व्यक्ति में ये गुण है या नहीं है, इस टाइप से हमें विभाजित करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सरल वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति के मतलब गुण की उपस्थिति को दर्शाना है कि हाँ उस व्यक्ति में गुण है, मतलब वह एक ईमानदार व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे हमने कह दिया कि श्याम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो उसमें एक गुण की उपस्थिति दर्शाना है, तो उसको तो दर्शाएंगे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा, यानी कि बड़े अक्षर में जैसे बड़ा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के अगर हमें गुणों की अनुपस्थिति को दर्शाना है, तो फिर हम उसको दर्शाएंगे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा, उपस्थिति को दर्शाएंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा कैपिटल लेटर्स द्वारा, और अनुपस्थिति को दर्शाते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स के द्वारा, यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो इस टाइप का जब वर्गीकरण होता है तो उसे बोलते हैं सरल गुणात्मक वर्गीकरण, क्योंकि गुणात्मक वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं और उसका पहला टाइप है तो सरल गुणात्मक वर्गीकरण। दूसरा हमें इसमें बताया गया है बहुगुण वर्गीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सरल वर्गीकरण में किसी व्यक्ति के एक ही गुण को बताया जाता था, यानी कि श्याम केवल ईमानदार है लेकिन चतुर नहीं है, उसमें केवल एक गुण बताया था। इसमें क्या होगा, हम किसी भी वस्तु के या किसी व्यक्ति के अनेक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, जैसे श्याम इसमें हमारा ईमानदार था, इसमें हम बोल सकेंगे कि श्याम ईमानदार भी है और चतुर भी है, तो इसमें दो गुण होंगे उसके। इस प्रकार से इसमें और भी अनेक गुण ले सकते हैं। तो जब एक से अधिक गुणों के आधार पर हमारी सांख्यिकी की सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बहुगुण वर्गीकरण। क्लियर हो गया? तो ये आज पहला हमने वर्गीकरण की विधि पढ़ी, गुणात्मक वर्गीकरण, जिसमें हमें व्यक्ति या सामग्री की गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब दूसरा वर्गीकरण आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जब समंकों का संकलन मापन योग्य विशेषता के आधार पर किया जाता है, यानी कि जब समंकों का हम मतलब संकलन करते हैं ना, संकलन का मतलब होता है डाटा का कलेक्शन करना। तो जब डाटा का कलेक्शन हम करते हैं मापन योग्य विशेषता के आधार पर, मापन का मतलब है जिसे हम संख्याओं में माप सकें। जैसे आयु, किसी व्यक्ति की मान लो एज है, कितनी उम्र का है वो, प्राप्तांक, किसी परीक्षा में उसने कितने नंबर प्राप्त किए, ठीक है, मार्क्स ऑफ टेंथ। इसके बाद हमारी आती है इनकम, यानी कि आय। तो ये तीनों वैल्यू आपको दिख रही है, ये हमारी संख्याओं में मापने वाली वैल्यू है, चाहे किसी व्यक्ति की आय हो, चाहे उसकी परीक्षा में प्राप्तांक हो,
चाहे उसकी मंथली या ईयरली इनकम हो आए, ये तीनों हमारे संख्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वर्गीकरण को हम संख्यात्मक मापन योग्य विशेषता के आधार पर बांटते हैं, जब वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं, संख्याओं को मापने योग्य विशेषताओं के आधार पर, तो उसे बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। तो छात्रों, आज हमने वर्गीकरण के उद्देश्यों को जान लिया, वर्गीकरण की रीतियों को जान लिया। अब आपको इन दोनों टॉपिकों को एक तो अपने नोटबुक में तैयार कर लेना है और अगले वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप विद्यालय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।